हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दरअसल जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ये झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन संख्या 50 है। हम बात कर रहे हैं मॉडल सेट 2024 के लिए ही, और ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साइड में, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा हुआ है कि क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जीडीपी हम लोग तो बहुत बार सुने हुए हैं, लेकिन क्या वो किसी देश के कल्याण को बताता है या नहीं, इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। देखो, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। ग्रॉस मतलब टोटल, डी फॉर डोमेस्टिक मतलब घरेलू, पी फॉर प्रोडक्ट मतलब कि अपने देश के अंदर में वस्तुएं और सेवाएं। सेवाओं को भी यहाँ पर प्रोडक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि सेवाओं को इकोनॉमिक्स में कहा गया है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, और गुड्स को हम लोग तो जानते हैं फिजिकल प्रोडक्ट ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब अपना देश, और प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स भी सर्विसेज भी। लेकिन किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का जिक्र करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उन सभी वस्तुओं का जिक्र करेंगे जो कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या होती है, जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, जिसमें और अब किसी तरह का मूल्य में वृद्धि नहीं होना है, और फाइनली अब वो यूज के लिए या फिर उपयोग के लिए तैयार है। ऐसी वस्तुएं कहलाती है अंतिम वस्तुएं। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं और कुल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन में जो टर्म है इसे आप समझ लीजिए। कह रहे हैं कि एक देश की सीमा के भीतर में उत्पादन होना चाहिए। अब वो कोई विदेशी जो कंपनी हमारे यहाँ पर आकर के उत्पादन कर रही है, या हमारे यहाँ की ही जो कंपनियां हैं वही उत्पादन केवल कर रही हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब क्या है कि वो वस्तु या फिर वो सेवा हमारे देश की सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए, हमारे देश में उत्पादन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि हमने जो यहाँ पर लिखा है एक वित्तीय वर्ष में, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत के लिए वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, लेखा वर्ष कौन सा होता है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। भारत के लिए जो वित्तीय वर्ष है ये होता है 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक के बीच का समय अवधि। मतलब कि 1 अप्रैल से मान लो 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024, और चलेगा फिर कब तक, 31 मार्च 2025। तो ये हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ और फिर फिनिश होगा कब, 31 मार्च 2025। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वित्तीय वर्ष आप समझ गए हैं। तो इसी एक वर्ष के दौरान जितना भी वस्तु या सेवा बनेगा देश के अंदर में, अंतिम रूप से उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बाजार मूल्य का मतलब क्या है, क्योंकि जो देखो साधन मूल्य होता है वो अलग है, साधन लागत जो होता है वो अलग है। साधन लागत का मतलब भूमि को लगान, मजदूर को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, ये सब सारी चीज़ें वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। प्लस में गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा देती है वस्तुओं पर। मतलब कि साधन मूल्य के साथ साथ, यानी कि फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात कर लेते हैं, यानी कि सरकार ने इस पर जितना टैक्स लगाना था लगा लिया है, अब ये फाइनली वस्तु बनकर के तैयार है, मार्केट में पहुंच गया है, लोग इसे खरीदेंगे और यूज करेंगे। अब इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसी ही वस्तुओं का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही मूल्य का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवा की बात कर रहे हैं, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर एक देश के अंदर जितनी भी अंतिम रूप से वस्तुएं और सेवाएं बनी होती है उसके बाजार मूल्य को ही केवल हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। तो जीडीपी का जो है वो फॉर्मूला क्या बनता है, जीडीपी का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ क्या, सर्विसेज। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब उत्पादन मात्रा लिया हुआ है वस्तु का। तो उस वस्तु का बाजार मूल्य कितना है जो देश के अंदर में बना, और उस वस्तु का जो है वो बाजार उस सेवा का मूल्य क्या है, बाजार मूल्य, जो अपने देश के अंदर में बना।
मतलब कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को यहाँ पर शामिल किया गया है। और कौन सी वस्तुएं, फिर से कह रहे हैं, अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो जीडीपी का ये जो है फॉर्मूला बनता है। अब देखो जीडीपी बताता क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश के लिए, है ना, जीडीपी किसी भी देश की क्या बताता है, अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है कि वो देश आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना छोटा है। इसी चीज़ को हम समझते हैं जीडीपी की मदद से। ठीक है, जैसे कि अमेरिका जो है ना 22.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की 22.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के साथ। यहीं पर इंडिया का देखें तो 3.2 3.6 के आसपास होता है। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हैं हम लोग जीडीपी के बेस में छठे नंबर पर आते हैं। 6th पोजीशन है इंडिया का जीडीपी के बेस पर। लेकिन अमेरिका देखिए पहले स्थान पर है जीडीपी के मामले में। हालांकि हमारी परचेजिंग पावर अगर देखी जाएगी इंडिया की तो हम लोग तीसरे स्थान पर आते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो जीडीपी है वो किसी भी देश के क्या बताता है, साइज को बताता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है कि वो अर्थव्यवस्था आर्थिक मामलों में कितना ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए जीडीपी में बढ़ोतरी या जीडीपी में वृद्धि ये सूचित करता है उस देश के आर्थिक समृद्धि को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि वहाँ पर उत्पादन जो वो किस ढंग से हो रहा है। समझ पाए हैं या नहीं। अब देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन ना दो तरीके से किया जाता है। जीडीपी की गणना के लिए दो आधार लिए जाते हैं। पहला आधार क्या है, चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस। जीडीपी एट क्या, करेंट प्राइस यानी कि चालू कीमत पर जीडीपी। और दूसरा आधार क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक जगह हम लोग क्या करेंगे, मूल्य को स्थिर रखेंगे और एक जगह हम लोग जो है मूल्य को चेंज करके देखेंगे। ये दो तरह की जो है जीडीपी यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगली बात क्या कह रहे हैं। अगर जीडीपी के कैलकुलेशन की हम बात कर लें तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कह रहे हैं क्या कि यह एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। यही तो था जीडीपी का डेफिनेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है, करंट प्राइस पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। इसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर चालू कीमत पर जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो इसे सिर्फ हम मौद्रिक जीडीपी समझते हैं, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं या फिर जिसे हम मॉनेटरी जीडीपी कहते हैं। बताइए क्या आपके पास पैसा अगर सिर्फ ज़्यादा हो जाए तो आपकी भलाई हो जाएगी, इस बात की 100% क्या गारंटी है? तो कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देश के अंदर में हमारी मान लो कि आमदनी बढ़ गई है लेकिन वस्तुएं पता चला कि खूब महंगी हो गई, तो फिर ज़्यादा पैसा होने का क्या फ़ायदा सर? हम खरीद उतना ही पाएंगे या फिर उतना भी नहीं खरीद पाएंगे। तो यानी कि बक्से में भर करके ले जाएंगे पैसा और उतना भी सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना कि हम पहले खरीद पा रहे थे, तो फिर इतना इनकम का कोई मतलब नहीं होता है। आप तो यही करोगे। तो वही वाली जीडीपी ये है, समझ गए? इसको देखिए प्रूव करेंगे हम कैसे। कह रहे हैं कि जीडीपी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने देखा है फॉर्मूला हमने लिखा था प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज। जी के जगह आप क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो यहाँ पे जीडीपी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से कारण भी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर केवल प्राइसेस बढ़ जाए, इसका प्राइसेस बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो मात्रा है देखो गुना में है, उसकी जो मात्रा है वो क्या है, गुना में है। तो इस वजह से जीडीपी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो सकती है। भले ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा या ना बढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं रखता। समझिए, केवल वस्तु जो है वो महंगी हो जाएगी तो भी जीडीपी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर नेता लोग हमें यहीं पर बेवकूफ़ बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपको हमने समझाने के लिए ले लिया है। देखो कैसे, मान लो कि 2019 में कोई भी वस्तु का दाम था 10 रुपया और उस वस्तु की एक इकाई उत्पादन हो रहा था देश के अंदर में। मान लो थोड़े समय के लिए कि एक ही इकाई बन रहा था और उस वस्तु का कीमत था 10 रुपये। अब देश के अंदर में एक डॉक्टर थे, एक मरीज का इलाज करता था, 100 रुपया लेता था। ठीक है, इस ढंग से। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देश के भीतर में वस्तु का दाम कितना हुआ, टोटल 10 रुपया, और सर्विस चार्ज कितना हुआ, 200 रुपया। देश की जीडीपी कितनी हो गई, 210 रुपये। ठीक है, मान लीजिए। ये तो 2019 की बात है। 2020 में क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। 2020 में क्या होता है, मान करके चल रहे हैं हम इसे कि 2020 में मान लो कि जो वस्तु पहले आपको 10 रुपये में मिल रहा था, अब वही वस्तु जो है 20 रुपये में मिलने लगे।
और जो यहाँ पर सर्विस चार्ज हुआ करता था 100 रुपया, अब डॉक्टर ने अपना सर्विस चार्ज बढ़ा करके कर दिया है 400 रुपया। लेकिन आज भी एक ही मरीज का इलाज हो रहा है 400 रुपये में। पहले एक मरीज का इलाज मात्र 200 रुपये में हो जा रहा था। अब यहाँ पर समझ पा रहे हैं, वस्तु का दाम पहले 10 रुपया था, एक वस्तु यानी कि एक कलम है, मान लो 10 रुपये में आसानी से मिल जा रहा था, अब कलम का मूल्य 10 रुपया नहीं रहा, 20 रुपया हो गया है। तो क्या जीडीपी बढ़ेगी या नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए मात्र 210 था, अब जो है 2020 में कितनी हो जा रही है 420 जो हो जा रही है। और गवर्नमेंट भी हमें जो है 420 ही सिखाती है। धोखाधड़ी का मामला हमारे साथ धोखा ही करती है, कहती है कि हम इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन भाई बनाओगे कैसे, ये भी तो बता दो, कौन सी जीडीपी बढ़ाओगे आप? तो यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ी है, क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो वस्तुएं जो है ना 10 रुपये की थी, अब 20 रुपये हो गई, यानी कि वस्तु के मूल्य में महंगाई आ गई है। महंगाई आ गई है मतलब इन्फ्लेशन आ गया है इकोनॉमी के अंदर में। गरीब व्यक्ति तो वैसे ही धन बना करके मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु महंगी हो चुकी है। जो डॉक्टर मात्र एक मरीज का इलाज करने के लिए 200 रुपये चार्ज करता था, अब वो 400 रुपये ले रहा है। अब तो कहेंगे सर डॉक्टर की आमदनी तो बढ़ गई, तो देश के लिए तो अच्छा है। लेकिन बेचारे जिसने सर्विस लिया है 200 रुपये में, अब वो उसको 200 रुपये में नहीं 400 रुपये में लेना पड़ेगा। सोचो अब गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, जो कि 200 रुपये दिन भर में नहीं कमाता होगा। तो ऐसी स्थिति में तो ढनमाना करके मरेगा ही, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जीडीपी मात्र था 210 और यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी हो गया है 420। ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझ कर लिया है 420 ताकि हम समझा सकें कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ यही करती है, 420 का खेला ही खेलती है, धोखाधड़ी करती है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यह लोगों के कल्याण के लिए अच्छा सूचक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा बैड इंडिकेटर है, गुड इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। क्योंकि इस तरह की जीडीपी में वृद्धि होने से रोजगार और देश में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ गए होंगे कि ये जीडीपी क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई आने की वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ है। ऐसे में तो हम एक ही दिन में जो है 70 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, अमेरिका से बहुत आगे चले जाएंगे, 100 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बना देंगे। जो कलम 10 रुपये में मिल रही है उसका अगर हम मान लो 1 लाख रुपये कर देंगे, एक ही दिन में तो जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वैसी जीडीपी का फायदा भाई, जब देश के लोगों की भलाई नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरा बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रीन लिया है ना। देखो कैसे स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है वो कैसे, कह रहे हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर व्यक्त की जाती है तो इसे वास्तविक जीडीपी या फिर वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। रियल नेशनल इनकम इसे ही कहते हैं, क्योंकि प्राइस क्या रहेगा कांस्टेंट, प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं आया है, प्राइस आज भी वही है जो कि कल था। तो ऐसी स्थिति में अगर जीडीपी बढ़ेगा तो देश के लिए अच्छा सूचक होगा, क्योंकि देखो इस तरह की जीडीपी में वृद्धि होने से देश में रोजगार और लोगों का जो जीवन स्तर है ये अच्छा उस पर असर डालता है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की जीडीपी होनी ही चाहिए देश के अंदर में। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, फिर से ले रहे हैं एग्जाम्पल 2019 और 2020 का। मान करके चलिए कि 2019 में किसी वस्तु का दाम था 10 रुपया और उस वस्तु का उत्पादन हो रहा था मात्र 1 इकाई। ठीक है, और जो डॉक्टर था मानकर चलो एक डॉक्टर की सर्विस चार्ज है 200 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देश की जीडीपी 210 था, आपने पहले भी देखा था इस चीज़ को। ठीक है, अब दिखाते हैं 2020 में यहाँ पर कुछ अलग डेटा है। अब यहाँ पर कुछ अलग है, पहले की जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या किया, वस्तु का कीमत कल भी 10 रुपया था, यानी कि 2019 में, 2020 में ही उस वस्तु का कीमत फिर से 10 रुपये ही रह जाए, लेकिन उत्पादन अब 1 कलम क्यों हो भाई, देश में तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है ना, 10 कलम उत्पादन करिए। अब 10 कलम उत्पादन तो कर दिए, तो उत्पादन करने के दौरान आपको पता है लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो यहाँ पर उत्पादन का स्तर बढ़ा है ना कि मूल्य तो स्थिर हमने रखा, 10 का 10 ही रखा है, लेकिन उत्पादन पहले जो 1 हो रहा था वो 10 होने लगा। सर्विसेज जो पहले 1 बन रही थी, अब सर्विसेज जो 5 लोगों को मिल पा रहा है, उसी चार्ज पर 200 रुपये के हिसाब से ही 5 लोगों को सेवाएं मिल पा रही है, पहले एक ही व्यक्ति को सर्विस मिल पा रहा था। तो इस ढंग से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर सर्विस का एक्सपेंशन हुआ है, गुड्स का जो है वो प्रोडक्ट यानी कि हमारे जो है देश के अंदर में ज़्यादा उत्पादन हुआ है, तो भी तो जीडीपी बढ़ गया। तो जीडीपी में वृद्धि जरा देखिए, जीडीपी पहले कितनी थी 210 और अब जीडीपी कितनी है 1020, मतलब फर्क तो आ गया बहुत ज़्यादा। ये जीडीपी कैसे बढ़ा है, क्या मूल्य बढ़ने की वजह से बढ़ा है? नहीं, क्योंकि मूल्य तो 10 रुपये था, आज भी 10 रुपये है। यहाँ पर देखिए 200 रुपये है, यहाँ पर भी 200 रुपये है, लेकिन उत्पादन का स्तर देखिए 1 से बढ़कर के 10 हो गया, 1 से बढ़कर के 5 हो गया।
मतलब जो उत्पादन में वृद्धि हो और मूल्य स्थिर रहे तो भी जीडीपी बढ़ता है, और इसी तरह का जीडीपी देश के कल्याण के लिए अच्छा सूचक माना जाता है। उम्मीद है कि आज इस वीडियो कंटेंट के अंदर में जो भी चीज़ें आपको बताई गई है सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो अपडेट के साथ, तब तक रखने इतना ही। जय हिंद।